हेलो एवरीवन, दिस इज़ पायल तिवारी। वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम हमारा जो 9th चैप्टर है द अर्थ, जिसके राइटर हैं H.E. बेट्स, तो इसका आज हम 24th पैराग्राफ से इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम 23rd पैराग्राफ तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, जाकर पहले उस वीडियो को देख लीजिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। There was only one difference between Benji's hens and his parents' land. यानी बेंजी की मुर्गियों में और उसके माता पिता की ज़मीन में बस एक ही फ़र्क था। The hens belonged to Benji, यानी मुर्गियाँ जो थीं वो बेंजी की थीं। The land had never belonged to his parents. लेकिन जो ज़मीन है वो कभी भी उसके माँ बाप का नहीं था। Who had rented it now for 40 years on a yearly tenancy from a man named Sanders. यानी बेंजी के जो माता पिता हैं उन्होंने 40 साल से अपनी वो ज़मीन गिरवी रखी हुई है। किसके हाथों? एक आदमी है जिसका नाम है सैंडर्स, उसके हाथों। और ये जो 40 साल की यानी प्रति साल के दर से 40 साल का पैसा बेंजी के माता पिता ले चुके हैं सैंडर्स से, और अपनी ज़मीन को क्या किए हैं? दे दिए हैं। ठीक है, गिरवी रख दिए हैं सैंडर्स के हाथों। दे हैड ऑफन स्पोकन ऑफ बाइंग द लैंड। वे अक्सर बातें किया करते हैं उस ज़मीन को खरीदने के बारे में, यानी बेंजी के माता पिता कि मतलब उस सैंडर्स को उतने पैसे दे दिए जाए जितने इन्होंने लिए थे और ज़मीन को वापस खरीद लिया जाए। बट सम हाउ द स्कीम नेवर केम टू एनीथिंग। लेकिन ये स्कीम कभी काम ही नहीं आई, सफल ही नहीं हुई। It was easier for Benji's father to stand at the door and talk. यानी बेंजी के फादर के लिए, बेंजी के पिता के लिए ये बहुत आसान था गेट पे खड़ा होकर बातें करना, और टू टॉक इन द पल्पिट एंड ट्रस्ट इन गॉड देन टू मेक अ बिजनेस प्रोपोजिशन। यानी किसी बिजनेस में दिमाग लगाने से ज़्यादा आसान था बेंजी के पिता के लिए कि वो गेट पे खड़े होकर बातें करना, किसी सभा में जाके बातें करना। यानी वो अपना सारा ध्यान उधर ही देते थे, बिजनेस में कभी उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। एंड नाउ, और अब एट 65 दे वर टू ओल्ड टू थिंक ऑफ बाइंग लैंड। यहाँ लैंड है बट यहाँ लैंड होना चाहिए। इवन इफ देयर हैड बीन एनी मनी फॉर बाइंग लैंड। और अब जब वो 65 ईयर्स के हो चुके हैं तो अगर उनके पास पैसा भी हो ज़मीन खरीदने का तो भी वो ज़मीन नहीं खरीद सकते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ। एंड सडनली द लैंड वाज फॉर सेल। और अचानक उनकी जो ज़मीन थी जो कि उन्होंने रेंट पे दिया हुआ था सैंडर्स को, वो अब बिकने वाली थी। देयर लैंड, देयर अर्थ विच वाज ऑल दे हैड। यानी उनकी धरती, उनकी ज़मीन, वही जो बस उनके पास थी। द टाउन वॉज स्प्रेडिंग। शहर जो है वो फैल रहा था, शहर का एरिया फैल रहा था। द मैन नेम्ड सैंडर्स सेड। वो जो इंसान था जिसका नाम था सैंडर्स, उसने कहा एंड एवरीवेयर पीपल वांटेड लैंड फॉर बिल्डिंग। कि हर जगह जो लोग हैं वो ज़मीन खरीदना चाहते हैं बिल्डिंग बनाने के लिए। आइदर ही मस्ट सेल द लैंड फॉर बिल्डिंग और ही मस्ट सेल द लैंड टू देम। कि या तो सैंडर ने कहा कि या तो मैं इस ज़मीन को किसी ऐसे आदमी के यहाँ तो बेच सकता हूँ जो बिल्डिंग बनाए इस ज़मीन पे, और या तो आप मुझे उतने पैसे दे के ज़मीन खरीद लीजिए। सैंडर्स ने किससे कहा? बेंजी के माता पिता यानी जॉनसन और उसके वाइफ से। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखिए। दे फेल्ट लॉस्ट एंड डिस्ट्रैक्टेड। यानी बेंजी के माता पिता को लग रहा था कि मतलब सब कुछ छूट रहा है, यानी एक ज़मीन ही तो थी जो उनके पास थी, तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि हमने कुछ खो दिया है। ठीक है, और वो काफ़ी डिस्ट्रैक्टेड थे, परेशान थे। दे हैड लिव्ड इन अ वैग ट्रस्टिंग लाइफ विदाउट सिस्टम। यानी वो लोग ऐसी ज़िंदगी जिए हैं जिसमें कोई सिस्टम नहीं हो, बस लाइफ पे भरोसा किए हैं, कोई सिस्टम नहीं बनाया है ज़िंदगी जीने की। विद अ सिंपल माइंडेड सन टू रियर। और ज़िंदगी भर अपने सिंपल माइंडेड सन यानी एक बुद्धू बेटे को का पालन पोषण किया है। विद एन इनफाइनाइट faith in God but with little or no faith in fertilizers.
भगवान में, यानी उनका भगवान में तो अनंत विश्वास था, लेकिन उनका विश्वास फर्टिलाइजर से यानी खाद में नहीं था। कहने का मतलब है कि अगर उतना विश्वास, उतना ध्यान वो अगर इस बात पे दिए होते कि मैं क्या करूं कि मेरी ज़मीन ज़्यादा उपजाऊ हो, इससे ज़्यादा इनकम मैं ले पाऊँ, ताकि पैसे को चुका के सेंडर से ज़मीन वापस खरीद लूँ, तो इन सब चीज़ों पे जॉनसन और उसकी वाइफ ने कभी ध्यान ही नहीं दिया था। एज अ रिजल्ट दे हैड नथिंग, और परिणाम स्वरूप उनके पास अब कुछ नहीं था। इवन द लैंड विच दे हैड रिगार्डेड एज inviolate was not theirs and was about to be taken away from them। यानी परिणाम स्वरूप उनके पास कुछ नहीं था, और जो उनकी धरती थी वो भी मतलब जिस पे वो हमेशा हक जताते, कहते थे कि हाँ ये मेरी धरती है, मेरी ज़मीन है, वो भी अब उनकी नहीं थी, वो अब उनसे कोई और छीन लेने वाला था, यानी उससे ज़मीन दूर हो जाने वाली थी। डीपली एंड पेनफुली अपसेट, यानी बहुत ही मतलब ये कहते हैं ना अंदर से टूट जाना, उदास पड़ जाना, पेनफुली अपसेट वो हो गए। दे वेंट टू द मैन नेम्ड सैंडर्स एंड टोल्ड हिम हाउ इट वाज। तब उन्होंने क्या किया, सैंडल ने तो प्रपोजल रखा था इनके सामने कि या तो आप मुझसे ज़मीन वो खरीद लीजिए या तो मैं किसी और को बेच दूंगा जो उस पर बिल्डिंग बनाए। तो अब उन्होंने क्या किया, बहुत उदास हो गए वो, और काफ़ी अंदर से हर्ट हो गए, और सैंडर्स के पास गए और उसे सारी बात बताई कि बात कैसी थी। आई डोंट सी नो वे ऑफ गेटिंग द मनी, बेंजीज फादर सेड, सो वी मस्ट गेट आउट एट माइकल मेस, दैट्स ऑल। बेंजी के पिता ने कहा कि अब मुझे कोई ऐसा रास्ता नहीं दिखता जहाँ से पैसा आ सके, तो हमें अवश्य ही कहीं, ये कहते हैं ना कि घर बार छोड़ के संन्यास ले लेना, कहीं चले जाना तीर्थ यात्रा पे, जिसका कुछ नहीं होता है, कहते हैं ना कि वो तीर्थ यात्रा पे चला गया सब कुछ छोड़ के। तो वैसे ही बेंजी के पिता को अब ऐसी फीलिंग आ रही है कि अब बस पैसे का तो कोई इंतज़ाम हो नहीं पाएगा, तो बस अब हम लोग इन सब चीज़ों से कहीं दूर चले जाएंगे, क्योंकि अब तो कुछ रहा नहीं हम लोग के पास। डोंट यू वरी, सैंडर्स ने कहा कि आप कोई चिंता मत कीजिए। डोंट सरप्राइज मी, यू कांट सी योर वे टू डू इट, बट आई कैन टेल यू दिस, इफ़ यू कांट बाय इट समबडी नॉट फार अवे विल। यानी सैंडर्स ने कहा कि अच्छा आप इसकी चिंता मत कीजिए, और मतलब मेरे सामने ये प्रकट करने से क्या होगा कि आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, कि अगर आप इस ज़मीन को नहीं खरीदेंगे तो कोई दूसरा ज़रूर ही खरीद लेगा। ठीक है, नेक्स्ट। हु विल बाई इट, दे सेड, यानी जॉनसन और उसकी वाइफ ने पूछा कि इसे कौन खरीदेगा। बेंजी, ही सेड। सैंडर्स ने क्या कहा, बेंजी। दे वेंट होम फीलिंग दैट दिस वॉज द सुप्रीमली इम्पॉर्टेंट मोमेंट ऑफ देयर लाइव्स। यानी जब ये बात जॉनसन और उसकी वाइफ ने सुना कि उनका बेटा बेंजी उस ज़मीन को खरीदेगा जो कि 40 साल से गिरवी थी, तो ये जो मोमेंट था उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट मोमेंट था उनके जीवन का, और वो बहुत अच्छा फील कर रहे थे। इट सीम्ड लाइक द मोमेंट ऑफ रिवार्ड, ये ऐसा क्षण था कि लग रहा था कि जैसे उन्हें कोई रिवार्ड, कोई पुरस्कार मिला हो। इफ़ देयर फेथ हैड बीन शेकन, इट वॉज नाउ कम्प्लीटली होल अगेन। उनका जो विश्वास था भगवान में, वो अगर थोड़ा सा हिल गया था तो अब वो पूरी तरह से जम भी गया था। वो विश्वास 100% विश्वास हो गया था उन्हें कि अवश्य ही बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, बहुत ही अच्छा हो रहा है लाइफ में। दे सॉ डैट देयर कुड बी जॉय एंड सेटिस्फैक्शन एंड अल्टीमेट गुड इवन इन द रेजिंग ऑफ अ सिंपल माइंडेड सन। उन्हें वैसा फील हो रहा था कि हमारा बुद्धू सा बच्चा बड़ा हो रहा है, उसकी जो बुद्धि है वो काफ़ी तीव्र हो रही है, वो होशियार हो रहा है, तो वो काफ़ी जॉय फील कर रहे थे, उन्हें संतोष हो रहा था उनको, और बहुत ही अच्छा फील कर रहे थे। वी नेवर न्यू बेंजी, वी नेवर इवन सस्पेक्टेड, दे सेड, व्हाट मेड यू डू इट, व्हाट आर यू गोइंग टू डू। जब वो घर पहुंचे जॉनसन और उसकी वाइफ, तो उन्होंने बेंजी से कहा कि हमें तो कभी ये पता नहीं था, और ना ही हमें कभी ये उम्मीद थी, मतलब ऐसा हम सोच ही नहीं सकते थे बेंजी कि मतलब तुम ऐसा करोगे, ज़मीन खरीदोगे जो कि 40 साल से गिरवी थी। आखिर तुम ये कर क्यों रहे हो, आखिर तुम करने क्या जा रहे हो इससे। आई एम गोइंग टू पुट अप मोर इनक्यूबेटर हाउसेज, बेंजी सेड। बेंजी ने कहा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इनक्यूबेटर हाउस बनाना चाहता हूँ। देखिए, इनक्यूबेटर हाउस वो होता है मुर्गी रखने के लिए जो बड़ा सा हाउस बनाया जाता है, जिसमें छोटे छोटे क्यूब बने होते हैं जिसमें मुर्गियाँ रखी जाती हैं।
तो बेंजी ने कहा कि मैं इनक्यूबेटर हाउस बनाने के लिए उस ज़मीन को खरीदने जा रहा हूँ। अगेन, as when they had given Benji the passbook, they did not speak. They had expected something else, without quite knowing what. A word, a small concession, perhaps an assurance that things would go on as before. यानी एक बार फिर से जॉनसन और उसकी वाइफ को वैसा ही फील हुआ कि जब जब जॉनसन और उसकी वाइफ ने बेंजी को पासबुक दिया और उन्हें एक उम्मीद थी कि मेरा बेटा कम से कम थैंक यू तो बोलेगा या पैसे शेयर करने की बात करेगा, लेकिन बेंजी ने कुछ नहीं कहा। तो सेम सिचुएशन इस बार भी हुआ कि उसके पिता ने यानी जॉनसन और उसकी वाइफ ने कुछ और एक्सपेक्ट किया था। मे बी उन्होंने एक्सपेक्ट किया हो कि बेंजी ऐसा कहेगा कि 40 साल से जो ज़मीन गिरवी थी वो मैंने मतलब आपके लिए ख़रीदा है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। But there was nothing, only the same simple finality as when Benji had taken possession of the passbook. They were momentarily pained. यानी लेकिन सब कुछ वैसा ही हुआ जैसे कि जब बेंजी ने पासबुक लिया था और इतनी सिंप्लिसिटी से बस ले लिया, कोई रिएक्शन नहीं दिया, कोई इमोशन नहीं। तो इस बार भी वैसे ही हुआ। बेंजी का रिएक्शन इस बार भी सेम वही था, लेकिन ये जो मोमेंट था, ये जो क्षण था, ये काफ़ी पेनफुल था जॉनसन और उसकी वाइफ के लिए, यानी बेंजी के माता पिता के लिए। देन दे न्यू, तब उन्हें पता चला, तब वे जाने अगेन वाई इट वाज, कि ऐसा क्यों था। देयर आर सम थिंग्स विच आर फॉरगिवेबल टू अ सिंपल माइंडेड मैन। उन्होंने मन में सोचा, यानी खुद को संतोष कर रहे थे कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो सीधे साधे इंसान के बारे में मतलब उनको ध्यान नहीं दिया जाता, बस उन्हें माफ़ कर दिया जाता है। द सिंपल माइंडेड, एज दे न्यू क्वाइट वेल, डू नॉट ऑलवेज अंडरस्टैंड। उनके मतलब मन में तो अभी भी बेंजी क्या था, एक सिंपल माइंडेड पर्सन था। तो उन्हें लग रहा था कि जो सिंपल माइंडेड मैन होते हैं वो कभी इन सब चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं, इसलिए उन्होंने इस बात को भी इग्नोर कर दिया। नेक्स्ट पैराग्राफ। बाई दिस टाइम बेंजी वाज ऑलमोस्ट 40, और इस समय तक बेंजी जो है वो करीब 40 साल का हो चुका था। एंड इट वॉज ओनली टू देम दैट ही रिमेंडेड अ सिंपल माइंडेड मैन। एंड इट वॉज ओनली टू देम दैट ही रिमेंड अ सिंपल माइंडेड मैन। और अब बस जॉनसन और उसकी वाइफ यानी बेंजी के माता पिता को ही लगता था कि वो सिंपल माइंडेड मैन है, मतलब एक्चुअल में वो अब ऐसा नहीं था। As his new hygienic chicken houses began to cover first one strip of his father's former land and then another, with the grey patches of hen dung eating their way into the brown tiled earth, he began to be the largest poultry farm on that side of the town. यानी कि अब बेंजी के जो मुर्गियाँ थी उनके लिए एक अब सेफ हाउस बनने लगा था। वो जो जॉनसन की जो ज़मीन थी उसके पहले स्ट्रिप यानी पहले वाले पार्ट पे पहले घर बना मुर्गियों के लिए, फिर दूसरे पार्ट पे बना। और अब वो ज़मीन जो कभी वीरानी पड़ी रहती थी उस पे क्या हुआ, वो मतलब जो कभी खाली पड़ी रहती थी, अब मुर्गियों का डंग अब उस ज़मीन पे गिरने लगा, यानी मुर्गियाँ वहाँ डंग करने लगी। डंग मतलब गोबर। ही बिगेन टू बी द लार्जेस्ट पोल्ट्री फार्मर ऑन डेट साइड ऑफ द टाउन। और अब उस शहर का सबसे बड़ा पोल्ट्री फार्मर वो क्या बन गया, कौन बन गया, बेंजी बन गया। इन अपीयरेंस ही हैड चेंज्ड टू, और अब लुक वाइज यानी उसका जो दिखावा था, उसकी जो पर्सनालिटी थी वो भी काफ़ी चेंज हो चुकी थी। ऑलवेज बिग लिम्ड ही हैड नाउ बिकम रेदर फैट, यानी हमेशा जो लंबी लंबी हड्डियों जैसा दिखता था, यानी हाथ पाँव के मतलब काफ़ी पतला था वो पहले, वो अब मोटा हो चुका था। हिज आइज वर स्टिल अ सिंपल ब्लू, उसकी आंखें अब भी एक सिंपल ब्लू कलर की थीं। एंड सॉफ्ट फेयर हेयर स्टिल ग्रीव थिकली ऑन हिज फेस, और उसके फेस पे सॉफ्ट हेयर और मोटे मोटे बाल अभी तक थे। बट नाउ सेट इन फैट फ्लैश द आइज सीम्ड मच स्मॉलर, और जैसे कि वो मोटा हो चुका था उसकी जो शक्ल थी, उसका जो चेहरा था, वो क्या होता है जब कोई हेल्दी होता है तो उसकी जो चिक्स होती है वो भी बाहर आ जाती है, यानी पूरा गोल मटोल सा चेहरा दिखने लगता है। तो अब उसकी आंखें थोड़ी छोटी दिख रही थी।
दे वर नो लॉन्गर द आइज ऑफ अ सिंपल माइंडेड मैन, यानी अब वो आंखें एक बुद्धू इंसान की नहीं रह गई थी. दे वर द आइज ऑफ अ मैन हु इन अ सिंपल वे इज क्वाइट कनिंग, यानी अब वो आंखें एक ऐसे इंसान की हो गई थी जो कि सिंपल दिखता था और साथ ही साथ क्या था, थोड़ा धूर्त भी था, यानी बहुत चालाक हो चुका था बेंजी. नो वन बट बेंजी एट दिस टाइम न्यू हाउ मैनी हेन्स एंड चिकन्स ही पजेस्ड, यानी इस समय तक और कोई नहीं जानता था सिवाय बेंजी के कि उसके पास कितनी मुर्गियां हैं और कितने चिकन्स, छोटे छोटे मुर्गी के बच्चे हैं. नो वन न्यू हाउ मैनी एग्स द कलेक्टिव सिस्टम लॉरिस फेस्ट फ्रॉम हिम एवरी वीक. नो वन न्यू द अमाउंट ऑफ हिज पासबुक, यानी अब कोई नहीं जानता था कि वो हर सप्ताह कितने अंडे लॉरीज यानी बड़ी बड़ी गाड़ियों पे लेके जाता है मार्केट में, और ना ही कोई जानता था कि उसके पासबुक के अकाउंट में कितने पैसे हैं. कहने का मतलब है कि अब जो बेंजी था वो अपने माँ बाप से भी ये बातें शेयर नहीं करता था. अब वो क्या हुआ था, अब वो चालाक हो चुका था. इट वॉज पॉसिबल टू gauge his progress only by the new chicken houses covering his father's former land and by the fact that he now employed people to help him. अब देखिए, यानी उसकी प्रोग्रेस, उसकी उन्नति का जो माप, गॉज मतलब माप, उसकी उन्नति का मेज़र, उसकी प्रोग्रेस का गॉज मेज़र इस बात से अब बस लगाया जा सकता था क्योंकि कोई जानता तो नहीं था कि वो कितने पैसे कमा रहा है या कितनी मुर्गियां हैं. बस जब देखा जाता था कि मतलब जो खाली ज़मीन है उस पर फिर नए नए घर बन रहे हैं मुर्गियों के लिए, तब मतलब दिमाग में आता था कि हाँ, यानी ज़्यादा घर बन रहे हैं यानी ज़्यादा मुर्गियाँ, यानी ज़्यादा पैसे. और अब बेंजी कुछ एम्प्लॉय यानी कुछ लोगों को भी रखने लगा था उसकी इस कार्य में मदद करने के लिए. वन ऑफ दिस पीपल वॉज अ गर्ल नेम्ड फ्लोरेंस, और उन लोगों में से जो लोग उसने एम्प्लॉय के रूप में रखे थे उसकी हेल्प करने के लिए, उसमें एक लड़की थी जिसका नाम था फ्लोरेंस. शी हैड थिक हैवी लेग्स एंड लूज लिप्स एंड अनरिफ्लेक्टिव ग्रे आइज डेट मैच्ड बेंजीज इन देयर अपेरेंट सिंप्लिसिटी, यानी उस लड़की के मोटे मोटे टांग थे, मोटे मोटे पैर थे और एक लूज लिप्स था, मतलब ढीले ढाले होठ थे, और आंखें जो थी मतलब अच्छी नहीं थी, ग्रे कलर की आइज थी, और उसका जो मतलब अपीयरेंस था, उसका जो लुक था, जैसे बेंजी नॉर्मल इंसान की तरह नहीं दिखता था, मतलब थोड़ा अलग दिखता था, वैसे ही वो लड़की जो थी फ्लोरेंस वो भी दिखती थी. When Florence bent down to clean the chicken houses, which were raised up off the ground, Benji could see a gap of bare flesh above her grey stockings or the shadow of deep breast beneath her smock. यानी जब फ्लोरेंस चिकन के हाउस को क्लीन करने के लिए झुकती थी, जो कि ज़मीन से कुछ ऊपर था, मतलब ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर था वो चिकन का हाउस. अब चिकन का हाउस हम लोग के हाउस जैसे थोड़ा ना होगा इतना बड़ा बड़ा. तो जब वो झुकती थी तो जो बेंजी था वो उसे देखता था, ठीक है, यानी उसके ब्रेस्ट को देखता था, यानी उसका इंटरेस्ट आने लगा था फ्लोरेंस में, उसे देखना उसे अच्छा लगने लगा था. इन अ लिटिल वाइल बेंजी वॉज कैचिंग फ्लोरेंस अबाउट द वेस्ट इन द वार्म डार्क इंक्यूबेटर हाउसेज, यानी जो यानी जो इंक्यूबेटर हाउसेस मतलब जिसमें मुर्गियाँ रहती थीं, जिसमें मुर्गियों को रखा जाता था, वहाँ जब फ्लोरेंस जाती थी तो बेंजी उसे पकड़ने की कोशिश करता था, पकड़ने यानी छूने की कोशिश करता था, यानी फ्लोरेंस की तरफ वो काफ़ी अट्रैक्टेड हो गया था. एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ ही हैड सम अदर इंटरेस्ट बिसाइड्स हेंस, और उसकी ज़िंदगी में पहली बार मुर्गियों को छोड़कर उसे किसी और चीज़ में इंटरेस्ट आने लगा था. When Benji heard of it became clear to him that his father and mother did not like Florence. इतना तो स्पष्ट था कि जॉनसन और उसकी वाइफ यानी बेंजी के माता पिता को फ्लोरेंस पसंद नहीं थी. दिस सिंपल अनडिस्टिंग्विश्ड गर्ल विथ अगली लेग्स एंड अ माउथ डेट वुड नॉट कीप शट, यानी एक ऐसी लड़की जो सिंपल और मतलब काफ़ी अलग सी थी, मैंने नॉर्मल पीपल से अलग दिखती थी, और उसके लेग्स बहुत अगली थे, मतलब अच्छे नहीं थे, गंदे थे, और उसका मुंह जो कि कभी चुप ही नहीं रहता था, यानी वो हमेशा बहुत बातूनी थी, हमेशा बोलती रहती थी.
बट बेंजी डिड नॉट नीड अ डिस्टिंग्विश्ड इंटेलिजेंट गर्ल। लेकिन बेंजी को कोई चालाक लड़की या खूबसूरत लड़की नहीं चाहिए थी। इवन इफ वन वुड हैव लुक्ड एट हिम, अगर कहने का मतलब अगर कोई दूसरी लड़की भी बेंजी से लव करना चाहे, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो, फिर भी बेंजी को वो नहीं चाहिए थी, उसे फ्लोरेंस ही चाहिए थी। ही नीडेड अ वूमन टू हेल्प विद द हैंड्स। उसे एक ऐसी औरत की, ऐसी लड़की की ज़रूरत थी जो कि उसके हैंड्स के कार्य में भी मतलब उसका हेल्प कर सके। एंड सून ही वॉज सेइंग दैट ही एंड फ्लोरेंस वुड बी मैरिड। और बहुत जल्दी वो क्या कह रहा था, अपने माँ बाप से ये कह रहा था कि वो और फ्लोरेंस शादी करेंगे। ठीक है। एज विद द पासबुक एंड द लैंड, हिज फादर एंड मदर वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर डैट। जैसे कि पासबुक को लेके हुआ था या ज़मीन को लेके हुआ था, वैसे ही बेंजी के माता पिता अब इस शादी के लिए प्रिपेयर नहीं थे, तैयार नहीं थे। मैरिड, aren't you all right as you are? Don't you want time to consider it? Where are you going to live? बेंजी के माता पिता, जैसा कि पहले हम जान चुके हैं कि बेंजी के माता पिता को फ्लोरेंस पसंद नहीं थी, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि यह शादी हो। तो बेंजी के माता पिता ने कहा कि शादी, जब मतलब बेंजी ने ये कन्फेस किया कि मैं और फ्लोरेंस शादी करने वाले हैं, तो बेंजी के माता पिता ने कहा कि शादी, तुम्हें ऐसा नहीं लगता है तुम्हें कुछ और टाइम लेना चाहिए ये सोचने के लिए, निश्चय लेने के लिए, डिसीजन लेने के लिए कि तुम्हें उस लड़की से शादी करनी चाहिए या नहीं, और तुम रहने कहाँ वाले हो शादी के बाद? हेयर, बेंजी सेड, बेंजी ने कहा यहाँ, और कहाँ? एंड द ऑटम, और वो पतझड़। At the end of his 40th year, Benji moved into the house with Florence as his wife. यानी बेंजी अब 40 साल का था और 40 साल के बाद वो क्या हुआ, बेंजी मूव्ड इनटू द हाउस, यानी बेंजी फ्लोरेंस से शादी कर चुका था और उसको अपने वाइफ की तरह अपने घर में ले आया। ठीक है। वी विल वांट द फ्रंट बेडरूम, बेंजी सेड, बेंजी ने कहा कि हमें सामने वाला बेडरूम चाहिए, यानी घर के आगे जो बेडरूम था वो चाहिए, यानी घर में जो आगे वाला बेडरूम था वो चाहिए। ऑल देयर लिव्स हिज फादर एंड मदर हैड स्लेप्ट इन द फ्रंट बेडरूम, यानी अपने जीवन भर बेंजी के माता पिता उस फ्रंट बेडरूम में सोते थे। ठीक है। नाउ दे वैकेटेड इट एंड मूव्ड इनटू द बैक, लेकिन अब उन्होंने वो छोड़ दिया और पीछे वाले बेडरूम में चले गए। दिस रिमूवल हर्ट देम डीपली, और उनका इस तरह से मतलब वहाँ से हटाया जाना उन लोगों को काफ़ी हर्ट किया, मतलब बहुत गहराई दिल को मतलब दुखा गया। बट बिकॉज इट वॉज नाउ बेंजीज हाउस, लेकिन क्योंकि अब वो बेंजी का घर था, बिकॉज बेंजी आस्क्ड इट, और बेंजी ने वो बात कही थी मतलब फ्रंट बेडरूम लेने की, दे मूव्ड विदाउट प्रोटेस्ट, एडिंग अ लिटिल मोर टू द लॉन्ग क्रॉनिकल ऑफ सेक्रीफाइस। यानी जैसा कि अब वो बेंजी का हाउस था, क्योंकि बेंजी ने क्या किया था, वो सारी ज़मीन खरीद ली थी, यानी उनका जो घर था वो भी जो ज़मीन थी तो उसी पे ना उनका घर था, तो अब घर भी क्या हो चुका था, बेंजी का। तो बेंजी ने जैसा कि सब कुछ खरीद दिया था, वो बेंजी का घर था और बेंजी ने ही उनसे कहा था, इसलिए बिना कोई विरोध किए बेंजी के माता पिता ने सोचा कि चलो इतने सेक्रीफाइस किए तो सेक्रीफाइस के चेन में एक और सेक्रीफाइस कर देते, एक और सेक्रीफाइस किया। Forgiving बेंजी बिकॉज द सिंपल माइंडेड कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू अंडरस्टैंड, और इस बात के लिए भी उन्होंने बेंजी को माफ़ कर दिया और इस बात को इग्नोर कर दिया। उन्होंने क्या सोचा कि ये तो सिंपल माइंडेड है, यानी सीधा साधा बुद्धू सा है, और इससे ये उम्मीद करना बेकार है कि ये ऐसी बातों को समझता भी है। ठीक है। बट द प्रॉब्लम ऑफ द गर्ल वॉज डिफरेंट, लेकिन वो जो लड़की थी, वो जो फ्लोरेंस थी बेंजी की वाइफ, उसकी प्रॉब्लम कुछ और ही थी। It seemed to them that the girl was about to take Benji away from them. ऐसा लगता था, मैंने बेंजी के माता पिता को ऐसा लगता था कि वो जो लड़की थी फ्लोरेंस, वो बेंजी को उनसे दूर ले जाएगी। The air in the house became charged deeply with antagonism. Antagonism मतलब मनमुटाव, यानी अब उस घर की हवाएं जो है उनमें मनमुटाव आ गया था, यानी घर का जो माहौल है वो मनमुटाव वाला हो गया था। द हाउस इटसेल्फ इनविजिबली बट क्लियरली डिवाइडेड, यानी प्रत्यक्ष रूप से दिखता तो नहीं था लेकिन अंदर ही अंदर उस घर का बंटवारा हो चुका था। कहने का मतलब है कि बेंजी की मदर और बेंजी की वाइफ फ्लोरेंस में मनमुटाव चलता था। एंड देन प्रेजेंटली इट बिकेम डिवाइडेड इन एक्चुअली, और आखिरकार ये जो बंटवारा था वो सच में भी हो ही गया।
अप टू दैट टाइम, उस समय तक, द 4 पीपल हैड ईटन टुगेदर, वो 4 लोग साथ खाना खाते थे। मतलब एक्चुअल में बंटवारा होने से पहले 4 लोग साथ खाना खाते थे। कौन कौन? जॉनसन, उसकी वाइफ, बेंजी और उसकी वाइफ। सडनली बेंजीज मदर डिड नॉट लाइक द वे फ्लोरेंस स्कॉर्ड द सॉसपेंस। अचानक बेंजी की माँ को वो तरीका पसंद नहीं आया जिस तरह से फ्लोरेंस जो थी वो सॉस पैन यानी चटनी के बर्तन को धोती थी। स्कॉर्ड मतलब धोना। आई ऑलवेज स्कॉर देम विथ सोडा। बेंजी की माँ ने कहा कि मैं उन्हें हमेशा सोडा से धोती हूँ। सोडाज ऑलवेज बीन गुड इनफ फॉर मी एंड ऑलवेज विल, कि सोडा मेरे लिए हमेशा से बहुत अच्छा रहा, यानी बर्तन साफ करने के लिए, और हमेशा ही अच्छा रहेगा। क्या? सोडा ही। ओके। When Benji heard of the quarrel, he had a very simple solution. जब बेंजी ने इस झगड़े को सुना, यानी इसी बात पे फ्लोरेंस और बेंजी की मम्मी में कुछ बाताबाती होने लगी, तो जब बेंजी ने ये झगड़े को सुना तो उसके पास एक बहुत ही साधारण सा इसका सॉल्यूशन था। That settles it, he said. Now you eat in the kitchen and we will eat in the other room. और उसने झगड़ा सुलझाने के लिए क्या सॉल्यूशन निकाला कि अपने मम्मी से बोला, यानी जॉनसन की वाइफ बेंजी अपने माँ से बोला कि अब आप किचन में खाना खाइएगा और हम लोग दूसरे रूम में खाना खाएंगे। हम लोग कौन कौन? बेंजी और उसकी वाइफ। एंड थ्रू आउट दैट विंटर, और वो पूरी ठंडी में बेंजी एंड हिज वाइफ लिव्ड इन वन पार्ट ऑफ द हाउस एंड हिज फादर एंड मदर इन द अदर। और उस पूरी ठंडी के मौसम में बेंजी और उसकी वाइफ घर के एक कोने में रहे, एक हिस्से में, और बेंजी के माता पिता एक हिस्से में। टू द ओल्ड पीपल द डेज बिगन हाउ टू नाउ टू सीम वेरी लॉन्ग। यानी जैसा कि हम जानते हैं कि ठंड के दिन बहुत छोटे छोटे होते हैं, लेकिन वो दोनों बूढ़े लोगों के लिए अब वो दिन बहुत लंबे होते जा रहे थे। कहने का मतलब, जब आप सैड होते हैं ना तो आपको ऐसा लगता है कि टाइम पास ही नहीं हो रहा है, तो वैसे ही उनके लिए अब दिन काफ़ी लंबे होते जा रहे थे। एंड एज दे लुक्ड आउट ऑन द लैंड दे कुड सी द रीज़न। और जब वो बाहर देखते थे अपने ज़मीन की तरफ, तब उन्हें रीज़न साफ दिखाई देता था। वेयर देयर हैड वंस बीन ब्राउन बेयर अर्थ, रोज ऑफ विंटर बीन्स, पैचेज ऑफ व्हीट, देयर वर नाउ ओनली बेंजीज चिकन हाउसेज। यानी जब वो ज़मीन की तरफ देखते थे कि वो ज़मीन जहाँ कभी क्या होता था कि जाड़े के मौसम में विंटर बीन्स, मतलब कुछ लत्तेदार कुछ फसल वो उगाते थे उस खेत में, या थोड़े गेहूँ उगाते थे, या यानी कुछ न कुछ खेती करते थे उस ज़मीन में, वहाँ अब सिर्फ बेंजी की मुर्गियों के लिए घर बना हुआ था। तो यानी उनको फील ये होता था कि अब यहाँ कुछ हम लोग का नहीं रहा है। द अर्थ वॉज स्टिल देयर, यानी ज़मीन तो अब भी वहीं थी, बट द पर्पज़ ऑफ इट नो लॉन्गर कंसर्न देम। लेकिन उस ज़मीन को जिस उद्देश्य के लिए यूज़ किया जा रहा था वो उन्हें अच्छा नहीं लगता था। द प्लो, द मेयर, द कार्ट एंड देयर फ्यू टूल्स स्टूड अबाउट इन द यार्ड, बट नाउ इट वॉज truer than ever that without the earth they were useless। यानी उनका जो प्लफ, जो उनके खेत को मतलब जोतने वाली जो मशीन थी, वो जो घोड़ी थी, वो जो कार्ट था यानी 2 चक्की गाड़ी थी, और कुछ औजार थे, वो अब यार्ड में पड़े हुए थे। लेकिन ये सच है कि ज़मीन के बिना वो सब यूजलेस थे, बेकार थे, क्योंकि ज़मीन तो अब बेंजी का हो चुका था। एज द विंटर वेंट ऑन, यानी जैसे ही जाड़ा मतलब आगे बढ़ने लगा, एंड द 4 पीपल वर मोर एंड मोर कन्फाइंड इंडोर्स, द डिवीज़न इन द हाउस बिकेम एन इनर्मस गैप। और घर का माहौल मतलब इतना आगे तक बढ़ चुका था कि अब उन सब के बीच बंटवारे का एक बड़ा गैप आ चुका था, बहुत बड़ा गैप आ चुका था। द टू विमन पास्ड इच अदर ऑन द स्टेयर्स विथ ग्लांसेज ऑफ एंटागोनिज्म नॉर स्पीकिंग। यानी जब दोनों औरतें यानी बेंजी की वाइफ और बेंजी की माँ सीढ़ियों से गुजरते थे, सीढ़ियों से उतरते थे अगर एक साथ, तो उनके तरफ एक होता है ना कि जैसे किसी को ग्लांस मतलब होता है झलक, यानी किसी को एक क्षण के लिए देखना। तो जब वो एक दूसरे की तरफ देखती थी तो मनमुटाव की भावना से देखती थी और कभी एक दूसरे से बात नहीं करती थी। When Benji's father walked out to preach on Sundays, he walked slowly and brokenly। जब बेंजी के पिता संडे को बाहर जाते थे, जैसा कि हम जानते हैं कि वो भाषण देते थे,
तो वो बहुत धीरे धीरे और अंदर से काफ़ी टूट चुके थे, विद द स्टेप्स ऑफ एन ओल्ड मैन, यानी बूढ़े लोगों की तरह पैर रख रख के धीरे धीरे जाते थे। कहने का मतलब है कि अंदर कुछ एक्साइटमेंट नहीं था, लगता सब कुछ मतलब टूट चुका था अंदर से। ओनली बेंजी अपियर्ड नॉट टू बी सेफ, सिर्फ बेंजी ही ऐसा था जो कि अपसेट नहीं था। प्री ऑक्यूपाइड विथ हिज हैंड्स, वो अपनी मुर्गियों के साथ बिजी था, व्यस्त था। इट वॉज एज इफ द इमोशंस ऑफ नॉर्मल पीपल नेवर पेनिट्रेटेड बियॉन्ड हिज plump hairy face and the eyes that looked so harmless and simple still। और हो सकता है कि मतलब इसका कारण ये हो कि जो नॉर्मल लोग हैं उनके जो इमोशंस होते हैं वो बेंजी के शक्ल पे कभी दिखाई ही नहीं दिए, क्योंकि वो अब भी सेम उसी शक्ल का, वैसे ही प्लम्पी हेयर्स थे उसके फेस पे, और उसकी आंखें जो कि स्टिल सिंपल या अब तक एकदम सिंपल दिखती थी। बट इन द एंड इट वॉज बेंजी हु मेड द डिसीजन, लेकिन अंत में वो बेंजी ही था जिसने ये निर्णय लिया। मम एंड डैड, ही सेड, इट वुड बी लॉट बेटर इफ़ यू वेंट समवेयर एल्स टू लिव। उसने कहा कि मम्मी और पापा, ये बहुत अच्छा होगा अगर आप लोग कहीं और रहने के लिए चले जाएं। बेंजी, दे सेड, उन्होंने कहा, उन्होंने मतलब सोचिए कि उन्हें कितना अजीब लगा होगा और कितने हर्ट हुए होंगे ये बात सुन के कि उनका बेटा उन्हें घर से बाहर जाने को कह रहा था। तो उन्होंने कहा बेंजी, यानी बहुत सरप्राइज होकर कहा बेंजी, अ लॉट बेटर, ही सेड, दिस इज आवर हाउस नाउ, वी वांट इट, आई बॉट द हाउस एंड आई वांट इट नाउ। बेंजी ने कहा, हाँ बहुत अच्छा होगा, अब ये हमारा घर है, हमने इसे खरीदा है और हम इसे चाहते हैं, और हम इसे अभी चाहते हैं। बेंजी, आई बॉट इट एंड आई वांट इट, बेंजी सेड अगेन, आई वांट यू टू गो। फिर बेंजी के माता पिता ने बेंजी कहा, बहुत ही सरप्राइज से, लेकिन बेंजी ने फिर से कहा कि मैंने इसे खरीदा है और मैं इस घर को चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ से चले जाएं। बेंजी, वी कांट गो, हिज मदर सेड, बेंजी की माँ ने कहा कि बेंजी हम नहीं जा सकते कहीं। वी गॉट नो वेयर टू गो, वी गॉट नो वेयर, हमें, बेंजी की माँ ने कहा कि हमें यहाँ से जाने के लिए मतलब दूसरी कोई जगह कहाँ है जहाँ हम चले जाएं, कि हम यहाँ से नहीं जा सकते। यू हैव गॉट टू गेट आउट, बेंजी शाउटेड, बेंजी ने डांटते हुए कहा, बेंजी चिल्ला के बोला कि आपको यहाँ से जाना ही पड़ेगा। As he shouted, they realized more fully than at any time in their lives that Benji was really not right in his head। जब बेंजी ने चिल्ला के ये बात कही तब बेंजी के माता पिता को जिंदगी में पहली बार ये एहसास हुआ कि बेंजी सच में अपने मस्तिष्क से सही नहीं है, यानी पागल टाइप का है। His simple blue eyes were shot suddenly with a wild expression of insane anger, कि उसकी जो सिंपल सी आंखें थी ब्लू, वो अचानक गुस्से में लाल हो गईं। They not only knew that Benji was a simple-minded man who was not fully responsible for his action, but for the first time struck by this wild eyes of anger, they were frightened of Benji too। यानी बेंजी के माता पिता को ये तो पता था कि बेंजी जो है वो साधारण दिमाग का था और वो जो कर रहा था उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं था, क्योंकि वो अपने माइंड से सही नहीं था। बट फॉर द फर्स्ट टाइम, लेकिन पहली बार बेंजी के माता पिता ने बेंजी के गुस्से से लाल लाल आंखों को देख के डर गए। वो, ऑल राइट, दे सेड, वी विल फाइंड सम वे टू गो। उन्होंने कहा, ठीक है, हम लोग कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे यहाँ से जाने के लिए। It was little more than a week later when Benji drove his mother and father down into the town। यानी ठीक एक सप्ताह बाद बेंजी अपने माँ बाप को एक वैन में बैठा के क्या किया, शहर से बाहर ले गया। He now had a small Ford van, उसके पास अब एक छोटी सी वैन थी। And as he drove the van with his mother and father on the driving seat, he showed no sign of normal emotion। और जब वो उस गाड़ी में अपने माँ बाप को बैठा के ले जा रहा था कहीं छोड़ने के लिए, तब उसके चेहरे पे कोई भी नॉर्मल इमोशन नहीं थे,
यानी वो इस चीज़ को फील ही नहीं कर रहा था. इट वॉज क्लियर दैट ही डिड नॉट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ अफेक्शन, ऑफ बेविल्डरमेंट और ऑफ डिस्पेयर. यानी ये स्पष्ट था कि वो ऐसी किसी भी फीलिंग्स को नहीं समझता था. यानी ना उसे लगाव का मतलब पता था, ना उसे किसी के मतलब प्यार को फील करना आता था, और ना ही वो निराशा को फील कर सकता था. यानी अपने माँ बाप को छोड़ने जा रहा था, थोड़ा तो सैड होता वो, लेकिन उसके चेहरे पे कोई इमोशंस नहीं थे. ही फेल्ट एंड स्पोक एंड थॉट ओनली इन द सिंपलेस्ट टर्म विद द क्रूअल सिंप्लिसिटी ऑफ अ चाइल्ड. वो मतलब एकदम नॉर्मल जैसे होते हैं वैसे ही बात कर रहा था उस टाइम भी. यानी उसे कुछ फील ही नहीं हो रहा था, या अपने सिंपलेस्ट टर्म में सोच रहा था और बात कर रहा था. जैसे कि एक बदमाश बच्चा होता है ना, कि जो उसके मन में आए वो बोल देता है, और उसकी बातों से कोई हर्ट हो जाए तो वो बच्चा उसे फील भी नहीं कर पाता है. सेम वैसे ही वो क्या हो रहा था, बेंजी रिएक्ट कर रहा था. अब देखिए नेक्स्ट. यू विल बी बेटर बाय योर सेल्व्स इन लॉजिंग्स, ही सेड. यू विल बी बेटर बाय योर सेल्फ. यानी बेंजी ने कहा कि अच्छा होगा अगर आप लोग किसी लॉज में ठहर जाएं, यानी आप लोग के लिए अलग रहना ही अच्छा होगा. दे डिड नॉट आंसर. बेंजी के माता पिता ने कुछ नहीं कहा. दे सेट विथ फेसेस मेड कम्प्लीटली इमोबाइल बट अ काइंड ऑफ स्टूपेडिफाइड रेजिग्नेशन वेरी नियर टू ग्रीफ. यानी वो एक ऐसे मतलब उनके चेहरे पे एक ऐसा एक्सप्रेशन था जो जो कम्प्लीटली इमोबाइल था. यानी उनका जो इमोशन था उस टाइम, उनके जो एक्सप्रेशंस थे, वो जो फील कर रहे थे, वो मतलब बहुत टची था. यानी बहुत ज़्यादा दुख होने महसूस हो रहा था. दे listened silently, and because for 40 years they had believed Benji to be not right in his head, they made allowances for the last time. यानी उन्होंने चुपचाप बेंजी की बातें सुनी और ऐसे रिएक्ट किया कि मानो जैसे कि वो 40 साल से क्या कर रहे थे, बेंजी के हर बात को बर्दाश्त कर रहे थे, ये सोचकर कि बेंजी अपने हेड से सही नहीं है. यानी बेंजी नॉर्मल लोगों जैसा नहीं है, वो इन सब चीज़ों को फील नहीं करता है. तो उन्होंने सोचा कि चलो एक लास्ट टाइम भी बेंजी को हम माफ़ कर देते हैं. डाउन इन द टाउन द कार स्टॉप्ड इन अ स्ट्रीट फिल्ड एंटायरली विथ हाउसेस. और उस शहर के बीचों बीच वो कार रुकी, यानी बेंजी ने वैन को रोका, और वो शहर की जो वो गली थी जहाँ बेंजी ने रोका, वो एकदम घर से भरी हुई थी. यानी वहाँ बहुत सारे हाउसेस थे. बेंजी डिड नॉट गेट आउट ऑफ द वैन. हिज फादर्स एंड मदर्स बिलोंगिंग्स हैड ऑलरेडी गॉन ऑन एंड नाउ दे अलाइटेड एम्प्टी हैंडेड. यानी बेंजी जब अपने माँ बाप को छोड़ने गया उस गली में, उस शहर की उस गली में, जब बेंजी ने अपने माँ बाप को छोड़ा तो वो खुद गाड़ी से उतरा भी नहीं. और अब बेंजी के माता पिता दोनों के पास जितना कुछ भी था सब तो वो खो चुके थे, सब जा चुका था, और अब वो खाली हाथ पड़े हुए थे. एज दे स्टूड ऑन द पेमेंट बेंजी spoke a few words to them, looked at them with unmoved simple eyes and then drove away. यानी जब बेंजी ने उन्हें गाड़ी से उतारा और जब वो पेमेंट में बैठे थे, तब बेंजी ने उनकी तरफ सिंपल आइज से देखा, कुछ बातें की और फिर चला गया. When the van had gone, they stood alone on the pavement, looking at the ground. जब गाड़ी चली गई, जब बेंजी चला गया अपने माँ बाप को छोड़ के, तब बेंजी के माता पिता क्या किए, वो पेमेंट पे बैठे थे, यानी कोई जगह थी जिस पे बैठे थे और ज़मीन की तरफ देख रहे थे. They stood as if they had alighted in a strange place. उन्हें ऐसा लग रहा था कि उन्हें किसी अजनबी जगह पे छोड़ दिया गया है. Were not sure of themselves and did not know what to do. यानी उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि अब आगे करना क्या है. यानी उनका तो जैसे सब कुछ खत्म हो चुका था. Once they had the land. एक समय उनके पास ज़मीन थी. Now it was not possible to tell from their downcast and silent faces whether they together realized that it too had gone. लेकिन अब तो वो भी मुमकिन नहीं था. यानी एक समय था जब उनके पास ज़मीन थी और तब उन्होंने क्या किया, कभी मतलब अपने फ्यूचर के बारे में कभी कोई ध्यान ही नहीं दिया.
बस काम चलता गया, उस पे उन्होंने कभी ध्यान ही नहीं दिया, और अब वो चीज़ भी उनके पास नहीं थी। और अब वो दोनों ये रियलाइज़ कर रहे थे कि उनके पास था ही क्या, एक ज़मीन थी और अब वो भी जा चुकी है। सो आई होप कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। सो थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।